Good afternoon, students. Today I am going to make you understand the chapter 1 of civics of social science of class 6 NCERT, and name of chapter is understanding diversity. So in this chapter, first of all we'll try to understand the meaning of diversity. डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे. डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी. ह्यूमन बीइंग्स की जो लाइफ होती है, उस लाइफ में जो वैरायटी होती है, जो विभिन्नता होती है, उस वैरायटी को डाइवर्सिटी बोला जाता है. ओके. और ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ क्या होती है? ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ होती है कि कौन से क्लॉथ हम वियर कर रहे हैं, द क्लॉथ्स विच वी वियर, द फूड आइटम्स विच वी ईट, द रिलीजन विच वी फॉलो, द फेस्टिवल्स विच वी सेलिब्रेट, एंड द लैंग्वेजेस विच वी स्पीक. ऑल दीज थिंग्स टुगेदर इज़ नोन एज लाइफ. मतलब हमारी लाइफ का मतलब क्या है कि कौन से कपड़े हम पहन रहे हैं, कौन सा फूड आइटम्स हम खाते हैं, कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं, और कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिसको हम स्पीक करते हैं. ये सारे जो है हमारी लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं. इन सारी चीज़ों को एक साथ जब हम लेते हैं तो वो हमारी लाइफ बनती है. मीन्स व्हेन वी टेक the clothes which we wear, the food items which we eat, the religion which we follow, the festivals which we celebrate, and the languages which we speak. When we take all these things together, these things make our life. Is this clear? Now, तो हमारी लाइफ के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या हैं? क्लॉथ्स विच वी वियर. ये जो क्लॉथ्स हम वियर करते हैं, ये इसमें बहुत सारी वेराइटी होती है. कौन कौन सी? जैसे कुर्ता पजामा कुछ लोग वेयर करते हैं, जीन्स, टी शर्ट, पैंट, शर्ट, ब्लेजर, स्वेटर, सारी डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स जो है उसको हम वेयर करते हैं. मतलब क्लॉथ्स में हमारी वेराइटी है. ऐसे जो फूड आइटम्स है, इसमें भी बहुत सारी वेराइटी है. चावल, दाल, रोटी, सब्जी, आइसक्रीम, इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, ढोकला, टी, कॉफ़ी, वेज, नॉन वेज, पिज़्ज़ा, बर्गर, एक्सेट्रा. देयर आर मैनी आइटम्स, फूड आइटम्स विच वी ईट. लाइकवाइज रिलीजन भी बहुत सारे हैं. हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, जैनिज्म, एक्सेट्रा. देयर आर सो मेनी रिलीजन्स ऑल्सो. लाइकवाइज जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, उस वो भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं. होली, दीपावली, लोहरी, ईद, क्रिसमस डे, ईस्टर एंड बुद्ध पूर्णिमा, एक्सेट्रा. लाइकवाइज हमारी लैंग्वेजेस भी बहुत सारी हैं. हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, बंगाली, उर्दू, तमिल, एक्सेट्रा. तो ये जो हमारी लैंग्वेजेस की वेराइटी है, हमारे फेस्टिवल्स में जो वेराइटी है, हमारे रिलीजन में जो वेराइटी है, हमारे फूड आइटम्स में जो वेराइटी है, हमारे क्लॉथ्स में जो वेराइटी है, इससे ये पता चलता है कि हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में वेराइटी है. और इसी वेराइटी को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी. मीन्स डाइवर्सिटी रेफर्स टू वेराइटी इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ओके. और ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ के कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं? क्लॉथ्स, तो देयर इज़ वेराइटी इन क्लॉथ्स. और दूसरा एस्पेक्ट फूड आइटम्स, देयर इज़ वेराइटी इन फूड आइटम्स. रिलीजन, देयर इज़ वेराइटी इन रिलीजन. वेराइटी इन फेस्टिवल, वेराइटी इन लैंग्वेजेस. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं हमारी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो वेराइटी है, इसी वेराइटी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी. इज दिस क्लियर? ये डाइवर्सिटी का मतलब हुआ. नेक्स्ट, अब डाइवर्सिटी क्यों आती है? हमारे लाइफ के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, फूड आइटम्स, क्लॉथ्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन, फेस्टिवल्स, इसमें वेराइटी क्यों आती है? इसके दो फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. पहला, जियोग्राफिकल फैक्टर. क्योंकि जियोग्राफिकल कंडीशंस जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड हैं, जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, या कंट्रीज़ के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लिया जाए. इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, सबकी जियोग्राफिकल कंडीशन अलग है. जियोग्राफिकल कंडीशन अलग है मतलब कुछ एरियाज़ हैं वो रिवर के पास हैं, कुछ माउंटेन्स के पास हैं, कुछ की क्लाइमेट बहुत कोल्ड है, कुछ की क्लाइमेट हॉट है, कहीं पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है. तो इस तरह जियोग्राफिकल कंडीशंस में जो वेराइटी है, इसके कारण हमारी क्लाइमेट अलग अलग होती है. और क्लाइमेट में डिफरेंस होने के कारण ही हमारे क्लॉथ और फूड आइटम्स में वेराइटी आ जाती है. फॉर एग्जांपल, एक ऐसा एरिया जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे लोगों का जो फूड आइटम होगा उस क्या हो जाएगा, रेनफॉल ज़्यादा होने के कारण वहाँ राइस बहुत ज़्यादा होगा और फिश बहुत मिलेगी. इसलिए वहाँ पे लोगों के फूड आइटम में क्या इंक्लूड रहेगा? राइस और फिश. और यदि कोई ऐसा एरिया है जो जहाँ पे कोल्ड बहुत पड़ती है, तो वहाँ के लोग जनरली नॉन वेज
खाएंगे। यदि कहीं पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है तो वहाँ पे हर तरह की क्रॉप होगी, ज्वार बाजरा मेज़ वीट राइस। तो वहाँ के लोग, जैसे नॉर्थ इंडिया की जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि वहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल है, इसीलिए वहाँ पे ज्वार बाजरा मेज़ पल्सेस ग्राम ये सारी चीज़ें, वीट राइस ये सारी, इसीलिए चावल दाल रोटी सब्जी यहाँ पे खाया जाता है। अब साउथ इंडिया जैसे केरला का एग्जांपल ले लें तो केरला में स्पाइसेस, वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और वो अरेबियन सी के पास स्थित है, तो इसीलिए समुद्र से फ़िश बहुत ज़्यादा उनको मिल जाती है और बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण राइस भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए फ़िश और राइस वो खाते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा यदि कोल्ड एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं तो वहाँ के जो क्लॉथ होंगे वो वुलन क्लॉथ होंगे। और यदि कुछ जियोग्राफिकल कंडीशन एक एरिया की ऐसी है कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे कोल्ड एटमॉस्फेयर नहीं हॉट एटमॉस्फेयर है, तो वहाँ के जो कपड़े होंगे वो कॉटन के कपड़े होंगे। जैसे राजस्थान का एग्जांपल ले लीजिए, गुजरात का एग्जांपल ले लीजिए। तो इस तरह से हमारे फूड आइटम्स में क्लॉथ्स में वैरायटी क्यों आती है? बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर जो होते हैं वो हमारी लैंग्वेज, फेस्टिवल, रिलीजन, फूड हैबिट्स और क्लॉथ को अफेक्ट करते हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब हमारी फैमिली की जो हिस्ट्री होती है। यदि हमारी फैमिली की हिस्ट्री ऐसी है कि हमारे जो फोर फादर्स थे वो सपोज वो बिलोंग करते थे यूरोपियन कंट्रीज़ से, तो फिर हम ऑब्वियसली उनका रिलीजन क्या रहा होगा? क्रिश्चियनिटी। इसी तो हम लोगों का रिलीजन भी क्या हो जाएगा? क्रिश्चियनिटी। यदि हमारे फोर फादर्स अरब से बिलोंग करते हैं तो फिर हम उनका रिलीजन क्या रहा होगा? इस्लाम। तो फिर हम क्या फॉलो कर रहे होंगे आज? इस्लाम। हमारे फोर फादर्स यदि इंडिया से बिलोंग करते हैं तो फिर हमारा जो फैमिली का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसा होगा कि हमारे फैमिली मेम्बर्स जो फोर फादर्स रहे होंगे वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते रहे होंगे? हिंदू रिलीजन, इसीलिए हम हिंदू होंगे। यदि हमारी फैमिली का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसा है कि हमारे फोर फादर्स नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा प्रेफर करते थे तो हमारे फूड आइटम्स भी वैसे ही हो जाएंगे। यदि हमारे फैमिली का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसा है कि हमारे फोर फादर्स वेजिटेरियन फूड इस्तेमाल करते तो हम वेजिटेरियन। यदि हमारी फैमिली का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मॉडर्न रहा है तो हम मॉडर्न क्लॉथ इस्तेमाल करेंगे। यदि हमारी फैमिली का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ट्रेडिशनल रहा है तो हम ट्रेडिशनल क्लॉथ यूज़ करेंगे, जैसे धोती कुर्ता पजामा इस तरह के। तो इस तरह से जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं दे ऑल्सो अफेक्ट आवर लैंग्वेजेस, फेस्टिवल्स, रिलीजन, फूड हैबिट एंड क्लॉथ। और सबका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अलग अलग होता है, इसीलिए सबकी लैंग्वेज, फेस्टिवल, रिलीजन, फूड और क्लॉथ ये इसमें क्या होता है? वैरायटी आ जाती है, सबका अलग अलग होता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि डाइवर्सिटी के दो जो कॉजेज़ हैं वो कौन कौन से हैं? जियोग्राफिकल फैक्टर और दूसरे हिस्टोरिकल फैक्टर। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, अब डाइवर्सिटी, व्हाट डज डाइवर्सिटी एड्स टू आवर लाइफ? डाइवर्सिटी से हमारे लाइफ में क्या ऐड होता है, मतलब हमको क्या फ़ायदा होता है? कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमको मिलती हैं बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी? अब डाइवर्सिटी के कारण वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू हैव डिफरेंट फूड आइटम्स, क्योंकि फूड आइटम्स में वेराइटी है। डाइवर्सिटी का मतलब वेराइटी, फूड आइटम्स में वेराइटी है, इसीलिए हमको डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स पाने की वेराइटी है। यदि फूड आइटम्स में डाइवर्सिटी नहीं होती, सब लोग इडली डोसा ही खाते, तो हम हमारे फूड आइटम्स में वेराइटी ख़त्म हो जाती है और हमेशा हमको इडली डोसा खाना पड़ता है। लेकिन फूड आइटम्स में वेराइटी है तो हम कुछ भी खा सकते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, इडली डोसा, रोटी, बाटी चोखा एक्सेट्रा। ऐसे ही इट गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स। क्लॉथ्स में वेराइटी है, इसीलिए डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ को पहनने की हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। इट गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। यदि पूरे वर्ल्ड में एक ही लैंग्वेज होती तो हम एक ही लैंग्वेज सीख पाते, लेकिन पूरे वर्ल्ड में देर आर सो मेनी काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, सो देर इज़ अपॉर्चुनिटी टू लर्न मेनी लैंग्वेजेस। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने की, ऐसे डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करने की। आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, चाहे तो आप हिंदू रिलीजन को अपना सकते हैं, हिंदू है तो बुद्धिस्ट बन सकते हैं, बुद्धिस्ट हैं तो आप क्रिश्चियन बन सकते हैं। देर इज़ वेराइटी इन रिलीजन, दैट इज़ वाई वी कैन फॉलो एनी वन आउट ऑफ दिस। यदि पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही रिलीजन होता तो हम एक ही रिलीजन को फॉलो करने के लिए हमारे ऊपर क्या रहता? हमेशा
वी वुड बी कंपेल टू फॉलो ओनली वन रिलीजन। लेकिन रिलीजन में वेराइटी है तो हमको कोई कंपेल नहीं कर सकता। वी कैन फॉलो एनी आउट ऑफ दीज लैंग्वेजेस and it gives us opportunity to celebrate different kind of festivals. We celebrate Holi, Deepavali, Eid, Dasahara, क्रिसमस डे, ईस्टर। तो हमारे जो बैसाखी, लोहरी, ऑल दीज फेस्टिवल्स बिलोंग टू डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन। तो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन होने के कारण वेराइटी हमारे फेस्टिवल्स में। और यदि यदि केवल एक ही रिलीजन होता तो सपोज केवल हिंदुइज़्म होता तो होली, दीपावली और दशहरा मनाने की अपॉर्चुनिटी रहती, तो फेस्टिवल्स की वैरायटी कम हो जाती। लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ फेस्टिवल्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फेस्टिवल्स होने का कारण क्या है, क्योंकि रिलीजन में वैरायटी है इसीलिए फेस्टिवल्स में वैरायटी है। और इस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स। हम होली, दीपावली भी सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करते हैं, हम क्रिसमस डे भी, लोहरी, बैसाखी, सारे फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिलती है। नेक्स्ट, now we'll compare two regions, two areas of our country, Ladakh and केरला, टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को समझने के लिए लद्दाख और केरला दो हमारे कंट्री के एरियाज़ हैं, इनको स्टडी करेंगे। लद्दाख इज़ एन यूनियन टेरिटरी एंड केरला इज़ वन ऑफ द स्टेट्स। तो पहले लद्दाख की कंपैरिजन पॉइंट टू पॉइंट हम करेंगे। इट इज़ एन यूनियन टेरिटरी विच इज़ डेजर्ट इन माउंटेन टू ईस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के ईस्ट में लद्दाख पड़ता है हमारे कंट्री में, और ये एक डेजर्ट है हमारे कंट्री का, ये यूनियन टेरिटरी है। ऐसे ही हमारे कंट्री के जो स्टेट्स हैं, उन्हीं स्टेट्स में से एक स्टेट है केरला, जो हमारे कंट्री के साउथ वेस्ट पार्ट में पड़ता है। एंड इट इज़ फ्रॉम वेस्टर्न साइड इट इज़ सराउंडेड बाई अरेबियन सी, एंड फ्रॉम ईस्टर्न साइड इट इज़ सराउंडेड बाई कार्डिमम हिल्स। तो दो, एक तरफ ईस्टर्न साइड में इसके माउंटेन है और वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है। लद्दाख में एग्रीकल्चर, वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल here because this region does not receive any rainfall। रेनफॉल नहीं होने के कारण लद्दाख में एग्रीकल्चर नहीं होती है। अब केरला की बात करें तो केरला इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर द स्पाइसेस, मसालों की खेती यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, खासकर ब्लैक पेपर, काली मिर्च, क्लॉव, लौंग और कार्डिमम, इन सब, इलायची, इन सब की खेती बहुत ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ वहाँ पे राइस उगाया जाता है। मेन फूड आइटम्स, अब लद्दाख की बात करेंगे, मेन फूड आइटम्स, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर नहीं होता है इसीलिए लोग एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करते हैं, इसीलिए दैट इज़ वाई मेन फूड आइटम्स आर मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड बटर। वो मीट खाते हैं या मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड बटर खाते हैं। और केरला के फूड आइटम्स क्या है, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है इसीलिए राइस होता है, तो राइस खाते हैं और फिश पकाते हैं, और उसमें क्या डाल देते हैं, स्पाइसेस डाल के फ़िश पकाते हैं। तो राइस, फिश और वेजिटेबल्स, ये इनके फूड आइटम्स हैं। अब लद्दाख की बात करें तो पीपल प्रैक्टिस मेनली इस्लाम। लद्दाख में जो है मेनली इस्माल और बुद्धिज़्म। यहाँ पे लोग इस्लाम को क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि ये अरेबियन कंट्रीज़ के पास है, इसीलिए जो अरब ट्रेडर्स आते थे लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख में एक स्पेशल काइंड ऑफ वूल, पश्मीना वूल वहाँ पे लोग प्रोड्यूस करते थे, और उसकी पश्मीना शॉल बनती थी जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी, इसीलिए अरब के ट्रेडर्स आते थे। अब अरब ट्रेडर कौन होते थे, मुस्लिम, इसीलिए वो लोग जब यहाँ के कांटेक्ट में रहे, इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ के इस्लाम रिलीजन को फॉलो करने लगे। और साथ ही साथ जब इंडिया में बुद्धिज़्म आया तो बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, पुजारी थे, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए जब ईस्ट एशियन कंट्री लाइक चाइना, थाईलैंड, वियतनाम जा रहे थे, तो वो लोग किस रास्ते से होकर गए, लद्दाख के रास्ते से होकर गए। इसीलिए जो बुद्धिस्ट लोग थे उनके और जो मुस्लिम्स थे उनके कांटेक्ट में यहाँ के लोकल जो पॉपुलेशन थी वो आई, इसीलिए कुछ लोगों ने इस्लाम को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और कुछ लोगों ने बुद्धिज़्म को। अब यदि केरला की बात करें, यहाँ पे मेनली लोग कौन कौन से रिलीजन फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन क्यों है, क्योंकि वास्को डिगामा सबसे पहले केरला में आया। वास्को डिगामा था ना, पोर्टुगीज़ ट्रेडर था जो वास्को डिगामा। तो जो यूरोपियन थे वो इंडिया में एंट्री किए तो सबसे पहले किस स्टेट में आए, केरला में आए। तो क्रिश्चियंस आए तो इसीलिए यहाँ के बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन गए। और यहाँ उसके पहले लोग क्या थे, बहुत सारे लोग हिंदू तो थे ही पहले से ही। बुद्धिज़्म का स्प्रेड भी यहाँ पे हुआ क्योंकि इंडिया में बुद्धिज़्म आया, तो बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड जो मॉन्क थे यहाँ प्रचार प्रसार किए। और इंडिया में आपको पता ही है कि मुस्लिम एम्परर्स का शासन बहुत दिन तक रहा है, इसीलिए कुछ लोग इस्लाम
रिलीजन को फॉलो करने लगे। अब एक केसर सागा को बहुत पूछा जाता है। केसर सागा एक तिब्बतियन नेशनल एपिक है। जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में एपिक रामायण और महाभारत है, वैसे ही तिब्बत का एक महाग्रंथ है जिसका नाम है केसर सागा, और इसको परफॉर्म किया जाता है, इसको गाया जाता है, इसको यहाँ पे भी गाया जाता है। कहाँ पे? लद्दाख में। अब एक चीना वाला और चीना चट्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। चीना वाला इज़ अ चाइनीज़ फिशिंग नेट। चाइना में लोग मछली पकड़ने के लिए जिस नेट को फॉलो करते हैं, जिस नेट को यूज़ करते हैं, उसी तरह की नेट यूज़ करी जाती है केरला में, इसीलिए इसको चीना वाला बोला जाता है। चाइना में जो फ़िशिंग नेट यूज़ करी जाती है, उससे मिलती जुलती फ़िशिंग नेट केरला में यूज़ करी जाती है फ़िश को पकड़ने के लिए। चूँकि ये चाइनीज़ जो फ़िशिंग नेट होती है उससे मिलती जुलती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया चीना वाला। और चीना चट्टी, जैसे यूटेंसिल्स बर्तन यूज़ किए जाते हैं फ़िश को पकाने के लिए चाइना में, ठीक वैसे ही बर्तन यूज़ किए जाते हैं केरला में फ़िश को फ्राई करने के लिए। इसीलिए इन बर्तन, इन पॉट्स को, इन यूटेंसिल्स को बोला जाता है चीना चट्टी। नेक्स्ट, इनइक्वालिटी। एक टर्म होता है इनइक्वालिटी। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। इफ़ देर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यदि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है, कुछ लोगों के पास इनकम ज़्यादा है और कुछ लोगों के पास इनकम कम है, तो इससे आएगी इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू अ प्रॉब्लम। इनइक्वालिटी एक प्रॉब्लम है, समस्या है, इन विच सम पीपल डू नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सनस। एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं। मतलब एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ सबको बराबर अवेलेबल नहीं होती हैं। जो रिच लोग होते हैं उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, और जो पुअर इंडिविजुअल्स होते हैं उनको अवेलेबल नहीं होती हैं। यदि इस तरह की कंडीशन किसी कंट्री में है तो इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। और ऐसा माना जाता है कि इंडिया में इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल रहा है वो रहा है कास्ट सिस्टम। जो पास्ट में, आज तो कास्ट सिस्टम हमारी कंट्री का वैसा नहीं है, पास्ट मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस जो कास्ट सिस्टम था, तो ये था कि जिस कास्ट में आप पैदा होते थे, उस कास्ट के लोग जिस प्रोफेशन को फॉलो करते थे वही आपको करना होता था। यदि कारपेंटर के घर में कोई बच्चा पैदा होता था तो वो आगे चल के डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता था। तो इस तरह, इसीलिए एक सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी। मतलब जो पुअर फैमिली में पैदा होता था वो पुअर ही रह जाता था, और जो रिच फैमिली में पैदा होता था वो रिच रह जाता था। तो कास्ट सिस्टम को बाद में हमारे कंट्री में जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उसमें स्पेशली नाम आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कराया, और कास्ट सिस्टम जो कि इनइक्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उस कास्ट सिस्टम को बहुत हद तक हमारे कंट्री में आज के डेट में फॉलो नहीं किया जाता है। उसको पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, अब इसको धीरे धीरे वीक करते करते अब एकदम ख़त्म होने की कगार पे पहुंच गया। मतलब किसी भी रिलीजन या किसी भी कास्ट को बिलोंग करने वाला इंडिविजुअल यदि कैपेसिटी है उसके पास, तो वो कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकता है। किसी भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। तो इनइक्वालिटी में हमारे कंट्री में विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ कमी आई है। अब आपकी बुक में 2 फ्रेंड्स की स्टोरी दी गई है। उस स्टोरी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंस, डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी में क्या होता है। जनरली मान लिया जाता है कि डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी एक ही चीज़ हैं, दोनों अलग अलग हैं। डाइवर्सिटी तो अच्छी चीज़ है और इनइक्वालिटी एक प्रॉब्लम है। और उस स्टोरी में क्या है कि 2 फ्रेंड्स हैं, और दोनों एक है स्कूल जाता है और दूसरा फ्रेंड रोड पे पेपर बेचता है, और दोनों के नाम क्या है? दोनों के नाम है समीर। दोनों समीर हैं, और एक हिंदू है और दूसरा मुस्लिम है। जो बच्चा रिच फैमिली से बिलोंग करता है, जो स्कूल जाता है, उसका नाम समीर है, उसको हम समीर 1 मान के चल रहे हैं। और दूसरा बच्चा है, उसको समीर 2 नाम दे रहे हैं। वो बच्चा जो है वो पेपर बेचता है, स्कूल नहीं जाता है क्योंकि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, और उसका रिलीजन क्या है? मुस्लिम। तो समीर 1 इज़ हिंदू एंड समीर 2 इज़ मुस्लिम। तो एक हिंदू है, दूसरा मुस्लिम है। तो हिंदू और मुस्लिम में जो रिलीजन में वैरायटी हमको दिख रही है, किसका एग्जाम्पल है? डाइवर्सिटी का। समीर 1 स्पीक्स, उस स्टोरी में जो समीर 1 है उसको इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है, और समीर 2 कैन स्पीक ओनली हिंदी। तो ये जो लैंग्वेजेस में वैरायटी हमको दिख रही है, इंग्लिश, हिंदी, ये वैरायटी किसको दिखाती है? डाइवर्सिटी को। लेकिन
समीर वन लिव्स विथ हिज पेरेंट्स एंड समीर टू लिव्स अलोन। समीर टू अपने पेरेंट्स दूसरे सिटी से बिलोंग करता है, लेकिन वो उसकी फैमिली पुअर है, तो इसीलिए पैसा कमाने के लिए, पेपर बेचने के लिए इस वाले शहर में आया है, जिस शहर की स्टोरी है। तो ये जो दूसरा एग्जाम्पल है कि समीर वन अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी है अपने फैमिली के साथ रहने की, और समीर टू के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है अपनी फैमिली के साथ रहने की। तो मैंने अभी बताया था इनइक्वालिटी मीन्स व्हाट, अ पर्सन is getting more opportunities, are the opportunities available to a person, these opportunities are not available to other person. If this type of condition is there, it means there is inequality. तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इनइक्वालिटी का। समीर वन गोज टू स्कूल, समीर टू सेल्स न्यूज़पेपर। समीर वन के पास अपॉर्चुनिटी है एजुकेशन की, और समीर टू के पास एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल नहीं है, किसका एग्जाम्पल है, इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी है, वैरायटी है, किसमें, लैंग्वेज में, फूड आइटम्स में, रिलीजन में, क्लॉथ्स में, लैंग्वेजेस में, लेकिन इस वैरायटी के कारण हम डिवाइडेड नहीं हैं, वी आर यूनाइटेड, हम सब एक हैं। कैसे एक हैं हम, दो देर इज़ लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, येट पीपल ऑफ इंडिया आर यूनाइटेड टुगेदर विद नेशनैलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर इंडियन। हम सबसे, यदि किसी से भी पूछा जाए, वो चाहे कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला व्यक्ति हो हमारी कंट्री का, या किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, या किसी भी रिलीजन से, या कैसे भी कपड़े वो पहने हुआ है, कि आप कौन है, हु आर यू, तो ऑल पीपल विल आंसर दैट वी आर इंडियन। हम सब यही कहेंगे कि हम इंडियन हैं। तो ये जो हमारी नेशनैलिटी है, उसने हमको क्या करा हुआ है, यूनाइटेड किया हुआ है। हम डिवाइडेड नहीं है, वी आर यूनाइटेड। Though we wear different kind of clothes, we eat different kind of food items, different people, we speak different languages, different people belong to different religions, even all these are united with the nationality that all people are Indian। हमारे कंट्री के अलग अलग एरिया के लोग अलग अलग तरह के खाने खाते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन किसी से भी पूछा जाए कि आप कौन है, तो सब यही बताएंगे वी आर इंडियन। तो ये जो हमारी नेशनैलिटी है, इसने हमको यूनाइटेड किया हुआ है, और इसी को बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसी को बोला गया। और इस टर्म को सबसे पहली बार यूज़ किया पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने एक बुक लिखी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस बुक में इस टर्म को पहली बार इस्तेमाल किया, और उन्होंने बताया था कि हमारे कंट्री में जो यूनिटी है, एकता है, वो ज़बरदस्ती वाली एकता नहीं है, लोग दिल से हमारे कंट्री में यूनाइटेड है, मतलब अंदर से, हमारे अंदर से आवाज़ आती है, मतलब हर्ट, मतलब ऐसा नहीं कि बाहर से किसी ने ज़बरदस्ती कराया हो कि आप इंडियन हैं, बोलिए इंडियन है, हम दिल से इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारे कंट्री की जो यूनिटी है, दैट इज़ नॉट इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड, इट इज़ समथिंग डीपर एंड हैज़ कम फ्रॉम इनसाइड। ये हमारे अंदर से आती है, ये हमारी खुद की फीलिंग है। और लास्ट में एक जालियांवाला बाग मैसेकर के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे कंट्री में एक स्टेट है, उसका नाम है पंजाब, अब नाम सुने ही होंगे। पंजाब में एक सिटी है जिसका नाम है अमृतसर। अमृतसर में एक पार्क है जिसका नाम है जालियांवाला बाग। हुआ क्या, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के बहुत सारे लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपोज करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमारे कंट्री में जो लोग थे, वो ताकि ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि हमारे कंट्री पे रूल कर रहे थे, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसमें कौन कौन से लोग थे, मैन, वीमेन, महिला थे, पुरुष थे दोनों, हिंदूज़, सिख्स, मुस्लिम्स, हर रिलीजन से लोग थे, रिच और पुअर, सब लोग वहाँ पे गैदर हुए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और वो दिन कौन सा था, संडे का था, उस दिन बैसाखी थी। तो वो लोग सोचे कि बैसाखी को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। मतलब कोई भी वो लोग मारपीट नहीं कर रहे थे, कोई भी वायलेंस नहीं कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन उस जो ब्रिटिश जनरल था, जनरल डायर एक ब्रिटिश जनरल था, उसने पुलिस को बुलाया और चारों तरफ से जालियांवाला बाग को उन लोगों ने घेर लिया और ओपन फायर करा दिया। ये अनआर्म्ड पीपल जो हमारे कंट्री के थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुल, और इसमें 379 लोगों की डेथ हो गई और नियर अबाउट
1000 people of a country were got injured and 379 were killed in this massacre. नरसंहार, इसमें जब एक साथ बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो इसको मैसेकर बोला जाता है। और ये कत्ल कहाँ पे किया गया था? जालियांवाला बाग में किया गया था, इसीलिए इसको बोलते हैं जालियांवाला बाग मैसेकर। इसमें हुआ क्या था? 13 अप्रैल 1919 को इन अमृतसर, इन विच इन अमृतसर, इसमें हुआ क्या था? ब्रिटिश जनरल डायर, इसने क्या करा था? ओपन फायर, ये ओपन फायर करवा दिया ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल, शांतिप्रिय लोग जिनके पास कोई हथियार नहीं था। इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, किलिंग मैनी एंड वुंडिंग इवन मोर, बहुत सारे लोग घायल हो गए। 379 लोगों की डेथ हुई और नियर अबाउट 1000 लोग इंजर्ड हुए। ये लोग कौन थे? मैन वीमेन दोनों थे, हिंदू, सिख, मुस्लिम, रिच, पुअर, ये सब लोग इसमें थे और सबकी डेथ हो गई। इसी को बोला गया जालियांवाला बाग मैसेकर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।